गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों ने पृष्ठ रसायन अध्याय के अंतर्गत उत्प्रेरण टॉपिक में उत्प्रेरण के सिद्धांत का अध्ययन किया, उससे पहले प्रकृति के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार और उससे भी पहले प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। तो इस तरह से उत्प्रेरण अध्याय में आपने पिछले लेक्चर तक अध्ययन किया। आज के लेक्चर में आप लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत कुछ टर्म्स और हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। तो आइए, सबसे पहले सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो आइए, टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के टकराने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक या अनिवार्य होती है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अब इसको आप लोग थोड़ा समझ लें कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक अणु पहले आपस में स्ट्राइक करते हैं, उनका म्यूचुअल इम्पैक्ट्स होता है, संगठन होता है, और संगठन के फलस्वरूप, टक्कर के फलस्वरूप ये आवश्यक नहीं होता कि टकराने वाले सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं। केवल वही अणु टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जिनके पास पर्याप्त न्यूनतम ऊर्जा रहती है। उस पर्याप्त न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। तो अभिकारक अणु को, और जो अभिकारक अणु टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते उन्हें निष्क्रिय अणु कहते हैं, और जो अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें सक्रिय अणु कहते हैं। अब निष्क्रिय अणुओं को सक्रिय अणुओं में परिवर्तित करने के लिए या सक्रिय अणुओं को निष्क्रिय अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, जिसे उस अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर आप लोग स्पष्ट समझ लें, टक्कर के फलस्वरूप जो अभिकारक अणु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, उन्हें उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो निश्चित न्यूनतम यानी वो अतिरिक्त ऊर्जा ही उस अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और सक्रियण ऊर्जा घटने के साथ साथ अभिकारक अणु की सक्रियता बढ़ती है, अर्थात जिस अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होती है उसकी अपक्रिया दर यानी उसका वेग उतना ही अधिक होता है। तो अपक्रिया दर यानी अपक्रिया वेग और सक्रियण ऊर्जा का व्युत्क्रम संबंध होता है, हमेशा ध्यान रखें। नीचे विशेष दिया भी गया है, किसी अपक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान स्थिर व निश्चित होता है। सक्रियण ऊर्जा का मान ताप या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करता है तथा अपक्रिया के वेग स्थिरांक के मान को बढ़ा देता है। तो ये सक्रियण ऊर्जा का
वेग के साथ संबंध, वेग स्थिरांक के साथ संबंध, सांद्रता के साथ संबंध, ताप के साथ संबंध, ये सब यहाँ पर विभिन्न कारकों का प्रभाव और उनके साथ क्या संबंध है दिया गया है, इसे आप पढ़ें और समझें। इसी क्रम में इसी के अंतर्गत आगे आप पढ़ेंगे उत्प्रेरक वर्धक, जिन्हें खाली वर्धक भी कहते हैं, और उत्प्रेरक विष। तो आइए सबसे पहले हम वर्धक के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्धक को अंग्रेजी में प्रमोटर्स कहते हैं। तो जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देते हैं किंतु स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे अमोनिया हैबर प्रोसेस में पीछे आपने पढ़ा था, आयरन चूर्ण धनात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, जबकि चूर्ण के साथ साथ मॉलिबेडनम की उपस्थित रहती है। तो इस अपक्रिया में मॉलिबेडनम उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, अर्थात वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो ये एक वर्धक का उदाहरण भी हो गया। इसी क्रम में आगे उत्प्रेरक वर्धक की क्रियाविधि क्या है, कैसे वर्धक उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, तो यहाँ पर यह प्रदर्शित की गई है क्रियाविधि, उसको आप ध्यान दें। जो उत्प्रेरक के अणु होते हैं, वर्धक उन अणुओं के बीच में आके स्थान ग्रहण कर लेता है, जिससे उत्प्रेरक अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात उत्प्रेरक के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से अधिशोषण क्षमता बढ़ती है, अधिशोषण क्षमता बढ़ने के साथ टक्करों की संख्या बढ़ती है, और टक्करों की संख्या बढ़ने के फलस्वरूप औसत ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण अपक्रिया की दर बढ़ जाती है, अर्थात उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। तो ये चीज है, इसको इस तरह से आप समझने की कोशिश करें। इसी क्रम में उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, तो कैटालिटिक पॉइजन्स, जो पदार्थ उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को कम कर देते हैं या सक्रियता नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इसका भी एक उदाहरण दिया गया है। तो आइए यहाँ पर पहला उदाहरण है 2SO2 प्लस O2 प्लैटिनम उत्प्रेरक के रूप में है, और यहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड ये उत्प्रेरक विष की भांति व्यवहार करता है, अर्थात उत्प्रेरक विष प्लैटिनम उत्प्रेरक की जो उत्प्रेरण क्षमता है यानी सक्रियता है, उसको ये घटाता है या नष्ट करता है। तो ऐसे आप समझें। इसी क्रम में एक दूसरा उदाहरण भी दिया गया है विष का, N2 प्लस 3S2 हैबर विधि में आयरन चूर्ण के साथ जब मॉलिबेडनम प्रयोग करते हैं तो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, साथ साथ अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। जबकि आयरन चूर्ण के साथ इसी अपक्रिया में H2S का प्रयोग करने पर उत्प्रेरक की सक्रियता नष्ट होती है यानी घट जाती है, और अपक्रिया की दर भी घट जाती है। उत्प्रेरक विष की क्रिया विधि दी गई है। तो जैसा कि वर्धक में आपने पढ़ा था, उत्प्रेरक के अणुओं के बीच वर्धक के अणु स्थान ग्रहण कर लेते हैं, इससे उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। किंतु उत्प्रेरक विष में उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर अभिकारक अणुओं के अधिशोषण से पहले उत्प्रेरक विष के अणु पृष्ठ सतह पर फ्री वैलेंसीज द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं। इस प्रकार उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण नहीं हो पाता, अर्थात उत्प्रेरक की सक्रियता परिवर्तित नहीं हो पाती, सक्रियता परिणाम स्वरूप घट जाती है। तो इस तरह से नीचे इसका दिया भी गया है क्रिया विधि के साथ साथ
उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों में अभिकारक अणुओं की अपेक्षा उत्प्रेरक विष दृढ़ता से अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे अभिकारक अणुओं को पृष्ठ पर अधिशोषित होने के सक्रिय केंद्र उपलब्ध नहीं होते। इसलिए उत्प्रेरक विष की उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता नष्ट हो जाती है। तो ये था उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष की जानकारी। उत्प्रेरक विष और वर्धक क्या होते हैं और किस तरह से ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। इसी क्रम में एक टर्म और है इसके अंतर्गत, एंजाइम उत्प्रेरण। अभी आप लोग उत्प्रेरक और उत्प्रेरण पढ़ रहे थे, अब यहाँ पर एंजाइम्स और एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण ये क्रिया है और एंजाइम ये सूक्ष्म जैविक पदार्थ होते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवधारियों के शरीर से इनका सेक्रेशन होता है। तो आइए सबसे पहले हम जाने एंजाइम्स किसे कहते हैं। उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन एंजाइम्स कहलाते हैं, जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। अतः एंजाइम जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम स्वयं में निर्जीव होते हैं, किंतु इनकी उत्पत्ति, इनका स्रावण जैविक कोशिकाओं से होता है, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित अपक्रियाएं एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती हैं। एंजाइमों की कोलाइडी विलयन बनाने की प्रकृति होती है, अतः एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित अपक्रियाएं विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती हैं। इसी क्रम में एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण भी दिए गए हैं। तो आइए, नंबर 1, सुक्रोज यानी खाने वाली जो चीनी होती है, उसका जल अपघटन होता है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। इन्वर्टेज एक जैव उत्प्रेरक होता है और ये एक ईस्ट यानी खमीर से इसका सिक्रेशन यानी श्रवण होता है और इसके जल अपघटन के फलस्वरूप ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिश्रण ये इन्वर्ट शुगर कहलाता है। इसी क्रम में इसका एक दूसरा उदाहरण दिया गया है। ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और CO2 गैस में टूटता है। तो यहाँ पर इन्वर्टेज और जाइमेज ये दोनों जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहे हैं और जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये होने वाली अपक्रियाएं एंजाइम यानी जैव उत्प्रेरण अपक्रियाएं कहलाएंगी। इसी क्रम में आगे एंजाइम उत्प्रेरक की क्या विशेषताएं हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। एंजाइम साधारणतया शरीर क्रियात्मक अपक्रियाओं जैसे जल अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं। जल अपघटन ये जो आप लोग भोजन करते हैं, पाचन ये जल अपघटन क्रिया है, श्वसन ये ऑक्सीकरण क्रिया है। तो इस तरह से जीवधारियों के शरीर में ये जो जैविक क्रियाएं होती हैं, ये शरीर क्रियात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसी क्रम में अगला पॉइंट है, एंजाइमों की क्रिया विशिष्ट होती है, अर्थात एक एंजाइम केवल अपक्रिया विशेष को ही उत्प्रेरित करता है। इसके बाद इसका अगला पॉइंट दिया है, एंजाइम ताप के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, अतः एंजाइम एक निश्चित ताप पर ही सक्रिय होते हैं और इस ताप को अनुकूलतम ताप कहते हैं और ये ताप लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस ताप से कम ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और इस ताप से ऊपर ताप पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट दिया गया है, एंजाइमों की अनुकूलन pH साधारणतया 5 से 7 होती है, अर्थात 5 से 7 pH पर ही एंजाइम सक्रिय होते हैं, इससे कम या ज़्यादा पे वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आज से ये आपका उत्प्रेरण टॉपिक खत्म होता है और आज का लेक्चर भी यहीं से समाप्त होता है। इसमें जो भी दिक्कत है, जहाँ से भी शुरू से अभी तक, आप अपनी बात को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और
आज का लेक्चर यहीं से समाप्त होता है।